Hello dear students, welcome to Utkarsh classes. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and students, today we will discuss about new syllabus according to RBSE. So बच्चों, RBSE बोर्ड ने कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल्स अभी तक हमारे ओपन नहीं हुए, तो इस स्थिति में हम पूरा सिलेबस तो वैसे भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके स्कूल्स कम्प्लीटली ओपन हुए ही नहीं है तो इतना सिलेबस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बच्चों उन्होंने कुछ सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया। अब क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए हैं वो मैं आपको बता दूँ। भाई ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। इससे क्या होगा बच्चों, ईजी हो जाएगा, बोर्ड की तैयारी करने में आपको बहुत आसानी रहेगी कि हमें पढ़ना क्या है ना, फोकस स्टडी आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं 2022 के लिए हमारा सिलेबस। सो देखो, सबसे पहले बच्चों हमारा पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 100 मार्क्स का पेपर है, आपको पता है 70 और 30 मार्क्स जो है बच्चों प्रैक्टिकल के है ना, और प्रैक्टिकल 3 घंटे में कंप्लीट करना है। 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। ठीक है, अब 70 के अंदर क्या है, तो बच्चों 70 में जो राजस्थान बोर्ड का पेपर है वो 56 यानी कि 56 नंबर का पेपर आएगा। और बाकी के जो 14 मार्क्स है वो 14 मार्क्स बच्चों इंटरनल है। 17 मतलब जनरली होता है कि आपके स्कूल में आपका बिहेवियर है, डिसिप्लिन है, अटेंडेंस है, फिर आपके यूनिट टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल डिसाइड करता है कि 14 में से कितने मार्क्स जाने चाहिए। ठीक है, तो हालांकि सब बच्चों के अच्छे मार्क्स जाते हैं तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बच्चों हमारा जो पेपर आएगा दैट इज 56 मार्क्स, 56 नंबर के पेपर के लिए हमें तैयारी करनी है। अब हमारे पास चैप्टर है 16, तो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, किस चैप्टर में से क्या चीज़ डिलीट की है, ये हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो देखो पढ़ना क्या है, तो ठोस अवस्था में ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, मतलब सॉलिड के कैरेक्टर। ठोस होना, रिजिड होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है, निश्चित ज्यामिति होती है, फ्लैट सरफेस होती है ना, किनारे तीखे होते हैं। फिर ठोस जो वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी ठोसों के सारे लक्षण आपको डिस्कस करने हैं। फिर बच्चों क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस, मतलब ठोस दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, तो वो डिटेल में पढ़ना है, दोनों में अंतर वाला क्वेश्चन बनता है। फिर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि बच्चों क्रिस्टलीय ठोस जैसे आयनिक क्रिस्टल हो सकता है, धात्विक क्रिस्टल हो सकता है, त्रिविम 3D नेटवर्क हो सकता है ना, या फिर हम कहें सहसंयोजक त्रिविम जालक हो सकता है, या फिर हम कहें तो भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस भी हो सकता है, तो उसको डिटेल में पढ़ना है। आफ्टर दैट क्रिस्टल जालक, ठोसों की त्रिविम आकाश में निश्चित व्यवस्था को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। और एकक कोष्टिका मतलब जालक की वो छोटी से छोटी इकाई जिससे पूरा 3D में लैटिस बनता है, यानी एकक कोष्टिका। अब बच्चों एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, तो एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल, तो एकक कोष्टिका आपकी 4 प्रकार की होती है, FCC, BCC, ECC और सिंपल क्यूबिक। ठीक है, होती तो बहुत टाइप की, लेकिन हमारे सिलेबस में ये है ना, तो हम कहेंगे ओके, तो ये आपको डिटेल में पढ़नी है, इसमें कणों की संख्या ज्ञात करनी है। देन निबिड संकुलित संरचनाएं यानी क्लोज पैकिंग, मतलब 3D जो पैकिंग है वो सारा आपको पढ़ना है। संकुलन क्षमता, अब बच्चों कि भाई आपने काय केंद्रित पैकिंग किया या फलक केंद्रित पैकिंग किया या सरल निबिड़ संकुलन, तो सबकी संकुलन दक्षता मतलब पैक करने की एफिशिएंसी, कि भाई सरल संकुलित संरचना में हम कहते हैं 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, BCC में 68% होती है और FCC में 74% होती है, तो उसका पूरा डेरिवेशन कोर्स में वो आपको करना है। देन एकक कोष्टिका विमा संबंधी गणना है, तो बच्चों देखो ये नाम थोड़ा ऐसा है, इसका मतलब है कि क्रिस्टल जालक में एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, घनत्व वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेबस में है। देन बच्चों ठोसों में अपूर्णता है, यानी कि ठोसों में त्रुटियां, स्टोइकियोमीतीय त्रुटि, नॉन स्टोइकियोमीतीय त्रुटि और अशुद्धता त्रुटि। फिर स्टोइकियोमेट्री में 2 पढ़ते हो, शॉर्टकी और फ्रेंकल। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में आप पढ़ते हो धातु एक्सेस, मेटल एक्सेस, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनतम दोष, वो पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिर विद्युत गुण, तो बच्चों ठोस जो है वो धारा का चालन करता है या नहीं करता है, करता है तो चालक, नहीं करता है तो कुचालक। इंटरमीडिएट सिचुएशन है तो सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अब अर्धचालक N प्रकार का है कि P प्रकार का है, तो पूरा डिटेल में है। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण मतलब अनुचुंबकीय,
प्रति चुंबकीय, लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय, प्रति लोह चुंबकीय, पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इन शॉर्ट एक लाइन में बताऊं तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों विलियन। इसमें से काफ़ी टॉपिक्स डिलीट हैं। पहला देखो विलियनों के प्रकार, मतलब बच्चों आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें गैसीय विलियन, ठोस विलियन, द्रव विलियन, 3 प्रकार है। फिर 3-3 के अंदर और 3-3 है, मतलब टोटल 9 प्रकार के विलियन के उदाहरण हैं। उसमें से आधे 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा। देन विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, मतलब इसमें सारा भार आयतन इकाई, भार इकाई, फिर मोलरता, मोललता, भार प्रतिशत, मोल भिन्न, वेट बाय वॉल्यूम के क्वेश्चन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के क्वेश्चन, सारे हर तरह की सांद्रता को व्यक्त करना जो भी बुक में है वो सारा पढ़ना है। अब बच्चों देखो विलेयता लिख के थोड़ा कंफ्यूज किया है, सिर्फ विलेयता लिख दिया। तो विलेयता मतलब सिर्फ विलेयता की परिभाषा, क्योंकि ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें हेनरी लॉ भी आता है, ठीक है। तो सिर्फ सॉल्युबिलिटी लिखा है तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब आप सॉल्युबिलिटी पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। देन द्रव विलयनों का वाष्प दाब, तो बच्चों इसमें आएगा राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन के लिए राउल का नियम, तो वो आपको पढ़ना है इसके अंदर। देन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श अनादर्श सॉल्यूशन, एजियोट्रोप हटा दिया है बच्चों, एजियोट्रोप यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वो डिलीटेड है। आफ्टर दैट अणु संख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, चारों को पढ़ना है डिटेल में। और असामान्य मोलर द्रव्यमान मतलब वांट ऑफ फैक्टर, पूरा पढ़ना है लास्ट में। तो जहाँ तक डिलीट वाला सवाल है तो बच्चों इसमें एजियोट्रोप हटाया हुआ है। अब विलेयता लिखा है तो हम इसमें श्योर नहीं है कि भाई हेनरी लॉ पढ़े या ना पढ़े, तो आई सजेस्ट कि आप पूरा पढ़ के जाएंगे, है ना। और देखो ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब कोर्स में नहीं है, मतलब राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम नहीं बताया है, ठीक है, तो उनको हम छोड़ सकते हैं, बाकी ये चीजें आपको कंप्लीटली पढ़नी है। देन बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं विद्युत रसायन, 4 नंबर का चैप्टर है, पहला दूसरा 3-3 नंबर का चैप्टर था, ठीक है। तो देखो इसमें बहुत कुछ डिलीटेड है। विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, मतलब स्टार्टिंग में आपको डेनियल सेल जो है, डेनियल सेल की संरचना, डेनियल सेल पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना, आप E0 सेल निकालना सीखते हैं, सेल का मानक विद्युत विभव, ठीक है। तो E0 सेल निकालेंगे, डेल्टा G सेल द्वारा कार्य किया गया कार्य, उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारा कोर्स में। उसके बाद सीधा नर्न्स्ट इक्वेशन कोर्स में। देन विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, तो बच्चों विद्युत अपघटनी विलयन है ना, 2 प्रकार की चालकता होती है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, वो डिटेल में पढ़ना है। लेकिन कोलराउश लॉ और कोलराउश लॉ के नियम, है ना, कोलराउश नियम ने अनुप्रयोग, ठीक है, कोलराउश का नियम और कोलराउश नियम के अनुप्रयोग काफी बड़ा टॉपिक है वो गायब है यहाँ से, वो डिलीट कर दिया। विद्युत अपघटनी सेल छोटा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, विद्युत अपघटन, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन किस में करेंगे, क्या बनेगा, कैथोड पे क्या आएगा, एनोड पे क्या आएगा, वो डिटेल में पढ़ना है। ईंधन सेल, बैटरियां और संचारण, तो बच्चों बैटरियां मतलब हर तरह का सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, यानी आपके कोर्स में लिक्लांसी सेल है, आपके कोर्स में निकल कैडमियम सेल है, मरकरी सेल है और ईंधन सेल है, तो सारे सेल, और सीसा संचयक सेल वो भी आपको पढ़ना है। 4-5 सेल जो है वो आपको पढ़ने हैं। और संचारण, वो जो जंग लगना संचारण का उदाहरण है। तो अब जंग कैसे लगती है, पहले तो संचारण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, जंग लगने का पूरा मैकेनिज्म है कि लोहे पे जंग लगती है, फॉर्मूला ये है और किस तरह से उसका मैकेनिज्म है, वो पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। तो चैप्टर हो गया बच्चों आपका 4 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक बल गति की, 4 नंबर का चैप्टर है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना, शुरू में हम पढ़ते हैं भाई अभिक्रिया वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। फिर अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर कर रहा है, क्रिया कारक की सांद्रता, ताप, दाब, विकिरण, उत्प्रेरक, समंदक और क्या बोलते हैं क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो जो भी फैक्टर्स है जो स्पीड को बदलते हैं वो सारा आपको डिटेल में पढ़ना है। देन बच्चों लिखा है समाकलित वेग समीकरण। तो दो अभिक्रिया आपके कोर्स में, एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो दोनों का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन समाकलित वेग समीकरण आपको पढ़ना है। ठीक है, उदाहरण भी उसी में ही आ जाएगा। अब अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, तो बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट KT+10/KT है ना, वो आपको पढ़ना है। देन रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत, तो बच्चों सीधी कॉलिजन थ्योरी पढ़नी है। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें आरेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स वो सारा का सारा क्या है, गायब है, डिलीट है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, 4 नंबर का चैप्टर है। तो बच्चों यहाँ आधे से ज्यादा चैप्टर गायब कर दिया। देखो सिर्फ अधिशोषण, मतलब अधिशोषण क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अधिशोषक क्या है, अधिशोष्य क्या है, अधिशोषण अवशोषण में अंतर वो भी दिया नहीं है इसलिए, फिर भी चलो मान के चलते हैं। लेकिन अधिशोषण कितने प्रकार का है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, तो डिलीट। अधिशोषण के अनुप्रयोग तो भी नहीं है, सिर्फ अधिशोषण मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ लो आप जनरल। फिर कॉलॉइड पूरा पढ़ना है। कॉलॉइड का वर्गीकरण, 2 प्रकार का वर्गीकरण है, द्रव स्नेही कॉलॉइड, द्रव विरोधी कॉलॉइड पढ़ना है। फिर कणों के आकार के आधार पर कॉलॉइडी विलयन के प्रकार, यानी तो हम कहेंगे भाई मैक्रोमोलिकुलर, वृद्ध आणविक, मल्टीमोलिकुलर, बहुआण्विक या एसोसिएटेड कॉलॉइड, संगुणित कॉलॉइड। फिर साबुन की निक्षालन प्रक्रिया, वो सारा डिटेल में बच्चों आपको पढ़ना है। फिर कॉलॉइड वर्गीकरण के बाद कंप्लीट, मतलब कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज, यानी आपने पढ़ी थी यांत्रिक गुण, ब्राउनियन गति, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी टिंडल प्रभाव, विद्युत गुण में आपने पढ़ा था विद्युत कण संचलन। ठीक है, कॉलॉइडी कणों पर आवेश है ना, जीटा पोटेंशियल, सब डिलीट, कुछ भी नहीं है, सीधा इमल्शन पे पहुंच जाओ। और हमारे चारों ओर कॉलॉइड, मतलब कॉलॉइड के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, वो आपको जरूर पढ़ना है। तो बच्चों इसमें काफी सारा टॉपिक डिलीटेड है। देन अब बात करें बच्चों चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण व पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत व प्रक्रम, 2 नंबर का ही चैप्टर है, मेटलर्जी बोलते हैं, है ना। अब इसमें बहुत कुछ तो डिलीट नहीं है, चैप्टर वैसे भी छोटा सा ही है। तो पहला धातुओं की उपलब्धता, तो बच्चों कौन सा धातु, उसका अयस्क क्या है, उसका एक आपको टेबल दे रखा है। जैसे मैं आपको कहूँगी कॉपर का अयस्क क्या है, तो कॉपर पायराइटीज CuFeS2, कॉपर ग्लैंस Cu2S, आयरन का ओर क्या है ना। या मैं कह दूं कि भाई सिल्वर का ओर क्या है, ठीक है, तो सिल्वर ग्लैंस क्या होता है, इस तरह से गैलेना क्या होता है, सिन्नेबार क्या होता है, ये आपको एक टेबल दी हुई है, वो आपको ध्यान रखनी है। अयस्कों का सांद्रण, तो बच्चों सांद्रण में बहुत सारी विधियां है, सिर्फ सांद्रण लिखा है, इसमें आपको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि, देन आपको पढ़ना है लीचिंग, देन आपको पढ़ना है फ्रोथ फ्लोटेशन यानी कि झाग प्लवन विधि। तो 4 प्रकार से सांद्रण है, 4 विधियां हैं, वो आपको डिटेल में पढ़नी है। देन सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण, तो पहला स्टेप होता है ऑक्सीकरण, दूसरा होता है अपचयन। तो ऑक्सीकरण में होता है भर्जन और निस्तापन, है ना, और अपचयन में आपके पास है स्मेल्टिंग, प्रगलन, तो वो सारा डिटेल में पढ़ना है। फिर धातु कर्मिकी के ऊष्मा गति की सिद्धांत, यानी इसमें न्यूमेरिकल भी है बच्चों, एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो ये आपको पढ़ना है। देन विद्युत रासायनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन हो ही गया था। फिर रिफाइनिंग, शोधन, इतना छोटा सा लिखा है, शोधन की अलग अलग विधियां हैं, है ना, आपके कोर्स में जोन रिफाइनिंग है, वेन आर्केल मेथड है, मॉन्ड प्रोसेस है, ठीक है, और पोलिंग है ना। तो जनरल जो भी मेथड है जिससे हम धातु का क्या करते हैं, मेटल आ गया है, अब इसका प्यूरिफिकेशन करना है, शुद्धिकरण करना है, तो अलग अलग विधियां, आई थिंक 7-8 विधियां हैं, जिसमें क्रोमेटोग्राफी, विद्युत अपघटन सब इंक्लूड है, तो वो आपको पढ़ना है। देन देखो पूरी कॉपर मेटलर्जी गायब है, पूरा आयरन मेटलर्जी गायब है, ठीक है, सिर्फ इनके उपयोग हैं, जो जो मेटल लिखे हैं ना बच्चों, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, इनके यूजेस आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 4 नंबर का चैप्टर है, काफी बड़ा है। तो देखो स्टार्टिंग का 2 से 3 पेज का इंट्रोडक्शन गायब है ना। पहले ग्रुप 13 और 14 आपने क्लास 11th में पढ़े, ग्रुप 15 हमारा 12th में है। तो बच्चों ग्रुप 15 बुक स्टार्ट करोगे तो जनरल इंट्रोडक्शन है कि समूह 15 के तत्व कौन से हैं, है ना, सबके नाम, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन हम ना उनकी जनरल प्रॉपर्टी के भी ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार में क्या होगा, आयनन विभव में क्या चेंजेस आएंगे, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, किस में लग रहा है ना। फिर जो भी पहला एलिमेंट है लाइक नाइट्रोजन प्रथम तत्व है, तो वो दूसरे तत्वों से किस प्रकार भिन्नता दर्शाता है, तो ये सारा डिलीट है। सीधा आ जाओ नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन बनाने की विधियां, नाइट्रोजन के रासायनिक गुण, बस खत्म। उसके बाद अमोनिया, तो हाबर विधि कोर्स में अमोनिया के बनाने की विधियां, अमोनिया के रासायनिक गुण। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो बच्चों बुक में एक टेबल बनी हुई है, 5 प्रकार के ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो वो सारा डिटेल में पढ़ना है। नाइट्रिक एसिड बनाने की विधियां, फॉस्फोरस के अपर रूप, तो बच्चों श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज ये पढ़ना है। देन फॉस्फीन PH3 ये पढ़ना है। फॉस्फोरस के हेलाइड PCl3 PCl5 बनाने की विधियां, रासायनिक गुण पूरा पढ़ना है। फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल यानी H3PO3, H3PO4, H4P2O7, भाई फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये सारे ऑक्सी एसिड सारे पढ़ने हैं। देन सीधा ग्रुप 16 में एंट्री करेंगे तो ऑक्सीजन, O2 बनाने की विधियां, गुण, सामान्य ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड और क्या बोलेंगे एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड, 4 प्रकार के ऑक्साइड है, वो डिटेल में पढ़ने हैं। देन आता है आपके पास सल्फर के ऑक्सी एसिड, सॉरी सल्फर के अपर रूप, ओके तो ओजोन पढ़ लिया, ओजोन बनाने की विधियां, ओजोन के रासायनिक गुण, सल्फर के अपर रूप, तो बच्चों क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में होता है विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष, अक्रिस्टलीय में होता है प्लास्टिक सल्फर, दूधिया सल्फर, कोलोइडल सल्फर, तो वो सारा कोर्स में वो डिटेल में पढ़ना है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, सल्फर के ऑक्सी अम्ल यानी सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड, कैरोज एसिड, ये सारा डिटेल में, सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ संरचनाएं कोर्स में और कुछ कोर्स में नहीं है। देन सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि, पूरा लेबल डायग्राम है फ्लो चार्ट वाला, वो पढ़ना है। उसके बाद में नहीं, लेबल डायग्राम है वो पढ़ना है। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके कैरेक्टर्स, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण सारा डिटेल में है। सीधा ग्रुप 17, ग्रुप 17 में देखो सीधे क्लोरीन पे पहुंच रहे हैं, मतलब जनरल प्रॉपर्टीज, 2 से 3 पेज का जनरल प्रॉपर्टीज आता है, वो कुछ भी नहीं है ना। फिर क्लोरीन पे पहुंच जाओ, क्लोरीन बनाने की विधियां, क्लोरीन के गुण, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने की विधियां, उसके गुण, हैलोजन के ऑक्सी एसिड यानी हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड HClO4 की संरचनाएं कोर्स में और कुछ कोर्स में नहीं है। देन इंटर हैलोजन कंपाउंड, 2 हैलोजन के आपस में जुड़ने से जो द्विअंगी बाइनरी कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं अंतरा हैलोजन कंपाउंड, लाइक ICl हो गया, IF7 सुना होगा, IF5 सुना होगा, तो 4 तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन और उनके एग्जाम्पल्स। देन ग्रुप 18 के एलिमेंट समूह 18 लिखा है, मतलब पूरा पढ़ना है, क्योंकि छोड़ दिया समूह 18 लिख के तो मतलब हम पूरा उसको डिस्कस करेंगे। तो ये P ब्लॉक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा D ब्लॉक है, 3 नंबर का चैप्टर है। D ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति, फिर सारे D ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NCERT में, सबका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, परमाणु क्रमांक याद करो, विन्यास लिखो, फिर सामान्य गुण, इन पे बच्चों 10 क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, एक्सप्लेन वाई वाले, क्या कारण है कि D ब्लॉक के तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, क्या कारण है कि वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, क्या कारण है कि वो उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, क्या कारण है कि वो कलर्ड होते हैं, क्या कारण है कि वो क्षैतिज समानता दर्शाते हैं, क्या कारण है कि चुंबकीय प्रकृति है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो सामान्य गुण में आएंगे, वही आते एग्जाम में। अब संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, तो बच्चों 2 ही कंपाउंड है, KMnO4 और K2Cr2O7, तो अगर आपकी बुक में है तो वही कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। देन लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड और D एंड F ब्लॉक के एप्लीकेशन, तो ये पूरा आपको पढ़ना है, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, F ब्लॉक के तत्व, तो आई थिंक एक पेज के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको पढ़ना है। तो 3 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक, तो स्टार्ट करेंगे वर्नर सिद्धांत से। फिर बच्चों उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द, मतलब भाई संकुल बनाओगे तो पहला होता है केंद्रीय धातु परमाणु, दूसरा होता है लीगेंड। अब लीगेंड के प्रकार नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ नहीं पाओगे,
तो लीगेंड के टाइप पढ़ने भाई, एक दंतुक लीगेंड, द्विदंतुक लीगेंड, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक लीगेंड, ईडीटी वगैरह उसका स्ट्रक्चर, ये सब आपको देखना है। फिर उभय दंतुक लीगेंड क्या होता है, लीगेंड में दाता परमाणु क्या होता है, तो ये बेसिक टर्म्स है। होमोलैप्टिक संकुल, हिंदी में भी होमोलैप्टिक ही है, हेट्रोलैप्टिक संकुल, ये डिटेल में पढ़ने हैं। देन बच्चों सीधा नामकरण मतलब आईयूपीएसी नामकरण, तो संकुल दे दिया, आपको उसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, वो आपको पढ़ना रहेगा। समावयवता, तो बच्चों दो प्रकार की समावयवता होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम। त्रिविम में दो हो गई, ज्यामिति और क्या, हाँ संरचनात्मक और त्रिविम। त्रिविम में हो गई ज्यामिति और प्रकाशिक, ठीक है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल वो डिटेल में पढ़ना है। संरचनात्मक में आपके कोर्स में आयनन समावयवता वो पढ़नी है, हाइड्रेट समावयवता वो पढ़नी है, लिंकेज बंधन समावयवता वो पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन समन्वय समावयवता तो वो भी पढ़नी है। तो समावयवता डिटेल में पढ़ना है। फिर हम बात करें मेटल कार्बोनाइल, तो बच्चों मेटल कार्बोनाइल लाइक NiCO4, FeCO5, तो धातु जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल लीगेंड से बंधा हो तो उसे कार्बोनिल लीगेंड मेटल कार्बोनिल बोलते हैं, तो वो पढ़ना है। अब देखो उप सहसंयोजक यौगिकों में आबंधन, तो बच्चों आबंधन में दो सिद्धांत है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो इसने आबंधन लिखना है, मतलब VBT और CFT पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन, है ना भाई, एंटी कैंसर एजेंट कौन सा कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन में कौन सा कॉम्प्लेक्स है, किस धातु का संकुल है, और क्लोरोफिल किस धातु का संकुल है, विटामिन B12 किस धातु आयन के संकुल से या किस धातु आयन का संकुल है। तो इस तरह के यूजेस है। और अनुप्रयोग जो प्रैक्टिकल में आप पढ़ते हो, है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस गुणात्मक विश्लेषण, वो पूरा इसमें है, वो पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 10, 4 नंबर का है हेलो एल्के। तो सबसे पहले वर्गीकरण, तो आपको पता है 2 से 3 क्लासिफिकेशन है, मोनोहेलाइट, डाईहेलाइट, ट्राईहेलाइट, वो पढ़ना है। संकरण के आधार पर है, वो भी पढ़ना है। फिर प्राथमिक हेलाइट, द्वितीयक हेलाइट, वो भी पढ़ना है। कंप्लीट क्लासिफिकेशन, नामकरण तो सोनो सामान्य भी पढ़ना है, यूबीसी भी पढ़ना है। CX बंध की प्रकृति, मतलब संकरण कौन सा है, बंध लंबाई कितनी है, ध्रुवीयता क्यों है, ये सारा। फिर बच्चों हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेलो एरीन बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, मतलब मैकेनिज्म कोर्स में नहीं लिया अभी, SN1 क्या है, SN2 क्या है, 3D में भी स्टीरियो केमिस्ट्री भी लगती है, वो उन्होंने नहीं दिया है, तो शायद वो डिलीटेड है। और पॉली हेलोजन कंपाउंड, मतलब सीधा फ्रेयॉन पे आ जाओ, फ्रेयॉन आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 11 आपका है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, 4 नंबर का चैप्टर है। सबसे पहले वर्गीकरण, तो भाई अल्कोहल में OH समूह की संख्या के आधार पे कैसे बांटेंगे, तो हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, है ना, कितने प्रकार का अल्कोहल है। दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था वो सेम है, COH बंध में कार्बन के संकरण के आधार पर। तो आपने हेलो एल्केन में पढ़ा होगा कि भाई बेंजाइलिक हेलो एल्कीन, उसी तरह से बेंजाइलिक अल्कोहल। फिर वहां आपने पढ़ा था विनाइलिक अल्कोहल्स, विनाइलिक हेलाइड्स, तो यहाँ विनाइलिक अल्कोहल। फिर वहां आपने एराइलिक हेलाइड्स पढ़ा था, तो यहाँ एराइलिक अल्कोहल्स। फिर एलाइलिक और एल्काइलिक, इस तरह से सेम क्लासिफिकेशन है, हाइड्रोजन की जगह OH लगाना है। फिर फंक्शनल ग्रुप OH के स्ट्रक्चर्स सब में ही है वो। तो अल्कोहल और फिनॉल का विरचित, तो बच्चों देखो बनाने की विधियां, है ना, आई थिंक इसका इंग्लिश वर्जन में प्रॉपर्टीज भी था, रासायनिक गुण भी थे, तो रासायनिक गुण होने चाहिए, नहीं भी हो तो बच्चों उसके बिना चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, तो वो आपको पढ़ने। देन औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल, तो भी कॉमर्शियल यूज क्या है ना, जैसे इथेनॉल कॉमर्शियली क्या होता है, वाइन होता है। मिथाइल अल्कोहल, तो भी हम कहते हैं वार्निश वगैरह के लिए वो एज अ सॉल्वेंट काम करता है, पेंट जो करते हैं तो उसमें एज अ सॉल्वेंट मिथेनॉल होता है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल बोलते हैं, घर्षण अल्कोहल, तो जो भी कॉमर्शियल यूज है वो आपको थोड़े बहुत देखने हैं। देन ईथर लिख दिया, अब इन्होंने तो लिख दिया ईथर, तो मतलब कंप्लीट ईथर आपको पढ़ना है। तो बच्चों ये हो गया अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, 4 नंबर का। नेक्स्ट सबसे बड़ा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 नंबर का। तो देखो सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक, 2 प्रकार के होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण, संरचना, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का आईयूपीएसी नेम, सामान्य नाम, सबके स्ट्रक्चर। फिर बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पूरे हैं, मतलब कंप्लीट हो गया उसके अंदर वो, ठीक है। फिर एल्डिहाइड कीटोन के उपयोग, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण की पद्धति व संरचना, है ना, नेमिंग हो गया, कॉमन नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, संरचना।
फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, मतलब अब कौन सी अभिक्रिया छोड़नी है ना कौन सी लेनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़ना है फिर, है ना। एल्डिहाइड कीटोन में भी उन्होंने लिख दिया भाई रासायनिक अभिक्रिया, तो फिर सारी पढ़नी है, चाहे नाभिक स्नेही योगात्मक हो, चाहे योगात्मक विलोपन हो, चाहे हम कहते हैं कि भाई अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हो, है ना, एल्डोल संघनन वगैरह, ठीक है, या एल्डिहाइड के अपचायक गुण हो, बिटोलिन अभिकर्मक की क्रिया, फेलिंग विलियन की क्रिया, तो वो सब पढ़ना है डिटेल में। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग तो वो भी नहीं छोड़ा है, वो भी तो आई थिंक कंप्लीट है, चैप्टर भी 5 नंबर का है। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर है 13 अमाइंस, 4 नंबर का है, अमाइन की संरचना व वर्गीकरण। अब प्राथमिक अमाइन है, द्वितीयक अमाइन है, टर्शरी अमाइन, तीनों के स्ट्रक्चर्स। देन नामकरण, सामान्य नाम IUPAC, इसमें नामकरण थोड़ा लेंदी है क्योंकि प्राथमिक अमाइन का नाम सामान्य IUPAC, फिर द्वितीयक का सामान्य IUPAC, फिर टर्शरी का। देन बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें एरोमेटिक अमाइन गायब है, एनिलीन पूरा का पूरा गायब है, नाइट्रोबेंजीन की कुछ रिएक्शंस है वो भी नहीं है, वो भी गायब है। सीधा आपको दे दिया डाईएजोनियम लवणों के विरचन की विधि, मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, आपके सिलेबस में उसको एक ही तरीका है बनाना, डाईएजोटीकरण, ठीक है, एक ही प्रिपरेशन है। देन भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं काफी है बच्चों, ठीक है। फिर एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाईएजो लवणों का महत्व, तो भाई डाईएजो सॉल्ट से हम बहुत सारी डाइज रंजक बना सकते हैं, तो वो आपके कोर्स में कैसे बनेंगी, ठीक है, तो 2-4 रिएक्शंस है वो पढ़नी है। नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, 2 नंबर का चैप्टर है। अब देखो कितना छोटा छोटा लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, नॉन शुगर, शर्करा, अशर्करा, शर्करा है तो क्या मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, अशर्करा है तो पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, तो सेल्यूलोज की संरचना, स्टार्च की संरचना और ग्लाइकोजन उसका सिर्फ लिखा हुआ है, एक मिलता जुलता स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज से, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड में बच्चों ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज की संरचना, हार्वर्ड संरचना, फिशर प्रक्षेपण, ग्लूकोज बनाने की विधियां, ग्लूकोज के रासायनिक गुण, म्यूटा रोटेशन, ठीक है, ये सारा। फिर अपचायी शर्करा, अनअपचायी शर्करा, है ना, फिर फ्रक्टोज की सिर्फ संरचना कोर्स में, फिर डाइसेकेराइड, 3 तरह के डाइसेकेराइड कोर्स में, यानी कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, तीनों के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। जितना भी है सारा, मतलब कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, मतलब पूरा कार्बोहाइड्रेट। अब सिर्फ इतना सा प्रोटीन क्या होगा, तो प्रोटीन बहुत बड़ा है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुष्क संरचना, प्रोटीन का विकृतीकरण, है ना, प्रोटीन डिस्टर्ब कैसे हो जाता है, खराब कैसे हो जाता है, ठीक है। फिर फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी रेशेदार प्रोटीन और कणिका में या गोलिका युक्त प्रोटीन, वो भी प्रोटीन की कैटेगरीज है। देन एंजाइम छोटा सा टॉपिक है, अगर आपने पृष्ठीय रसायन में पढ़ा है तो वो सेम एज इट इज है, वहां पढ़ लो या यहाँ पढ़ लो, एक ही बात है। फिर विटामिन, तो बच्चों 2 तरह का विटामिन होता है, जल में विलय विटामिन, वसा में विलय विटामिन, ठीक है, विटामिन बी और सी, जल में विलय विटामिन A, D, E, K, फैट सॉल्यूबल, तो विटामिन पढ़ना है, ज्यादा नहीं है। न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, तो DNA RNA में अंतर। फिर DNA में आपको पढ़ा है वॉटसन क्रिक मॉडल पढ़ा होगा 9th-10th में, तो जो अपने एंटीपैरेलल स्ट्रक्चर बनाते थे 2, वो स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में कोर्स में जनरली बोर्ड में आ जाता है, DNA का वॉटसन क्रिक मॉडल का स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, तो आपको सिर्फ वो संरचना बनानी, ठीक है। लेकिन DNA पूरा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो हम कहेंगे फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो पेंटोज शुगर कौन सी होती है भाई, DNA में 2-डीऑक्सीराइबोज होती है, RNA में राइबोज होती है। फिर 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनी क्षार लगता है, 5 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगता है, तो ये 3 के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। 2 न्यूक्लियोसाइड, मतलब ये 3 के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोटाइड बोल दिया हमने। फिर 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए तो डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया, बहुत सारे जोड़ दिए तो पॉली न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो वो पूरा सिलेबस में हॉर्मोन्स छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ना है, ठीक है। तो डिलीटेड में अगर हम बात करें तो ज़्यादा डिलीटेड तो इसमें भी नहीं है, काफ़ी कुछ है जो आपको पढ़ना है, सिर्फ हेडिंग लिख दी है बच्चों, लेकिन बुक में देखोगे तो डिटेलिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। देन 2 ही नंबर का चैप्टर है, काफ़ी है इतना। देन बहुलक, तो बच्चों बहुलकों का वर्गीकरण, तो हम कहेंगे 40% चैप्टर तो इसमें ही आ गया, बहुलकों का वर्गीकरण, है ना भाई। हमने बहुलक को बांटा है किस हिसाब से, ओरिजिन सोर्स, प्राकृतिक बहुलक है, सिंथेटिक बहुलक है, या अर्ध संश्लेषित, मतलब आधा नेचुरल है, आधा हमने केमिकली मॉडिफाई किया है। फिर संरचना के आधार पर रेखीय बहुलक है, क्रॉस लिंक तिर्यकबद्ध बहुलक है, या ब्रांच शाखित बहुलक है।
फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन के आधार पे, बनाने की विधि के आधार पे तो हम कहेंगे योगात्मक बहुलक है या संगणन बहुलक है। ठीक है, उसके बाद तो हम कहेंगे भाई एकक इकाई बहुलक की जो बेसिक यूनिट है, एकलक इकाई सारी सेम है तो हम कहेंगे सम बहुलक है, अलग अलग है तो हम कहेंगे सह बहुलक है। तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारा चैप्टर निकल जाएगा। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणुक बलों के आधार पे, ताप शून्यम्य बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, फिर रेशे, फाइबर्स जिन्हें बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन है उसका। एक और है वो भी इसमें है। देन बहुलकन के प्रकार, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी वो युगात्मक बहुलक और संगणन बहुलीकरण, वो पूरा आपके कोर्स में। देन बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, तो दो प्रकार से बहुलक का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, संख्या औसत अणुभार और द्रव्यमान औसत अणुभार, m बार n m बार w, उसमें न्यूमेरिकल भी बनेगा। जैव निम्नीकरण बहुलक, तो बच्चों आजकल जो बहुलक बनाए जा रहे हैं वो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, सूक्ष्म जीवों से वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। क्योंकि हम चीज़ों को यूज़ करते फिर हम फेंक देते तो पृथ्वी पे भार बढ़ाती है, पॉल्यूशन करती है, तो उन सबको बैन कर दिया, जैसे पॉलीथीन बैन कर दिया, प्लास्टिक बैन हो रहे हैं बहुत सारे, है ना। तो जैव निम्नीकरण बहुलक और कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, जैसे आपने देखा होगा कि हम है ना नॉन स्टिक कुकवेयर यूज़ करते है ना, डोसा बनाते हैं तो बिल्कुल काला तवा यूज़ करते हैं, तो बच्चों वो टेफ्लॉन है ना। धागे जो है वो PAN नाइट्राइल है, PAN नाइट्राइल है। फिर हमने पढ़ा था रेशे, नायलॉन 66 है, पॉलिस्टर है। तो ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा भी है, छोटा भी है, 3 नंबर का चैप्टर है बच्चों, यही पढ़ना है इसके अंदर। देन आते हैं हम हमारे लास्ट चैप्टर की ओर, जो है दैनिक जीवन में रसायन, चैप्टर 16। तो बच्चों सबसे पहले औषध तथा उनका वर्गीकरण, यानी ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन। कौन सी औषधि है, पीड़ाहारी है ना, पीड़ाहारी मतलब जो पेन को कम करती है, एनल्जिक बोलते हैं जिसे, एनल्जेसिक। ठीक है, अब वो नार्कोटिक है या नॉन नार्कोटिक, भाई पीड़ा कम तो अफीम से भी हो जाएगी, पीड़ा कम तो डिस्प्रिन से भी हो जाएगी, लेकिन अफीम लेने से आदत पड़ जाएगी, डिस्प्रिन लेने से आदत तो नहीं पड़ेगी। तो जिनको लेने से आदत पड़ जाती है वो नार्कोटिक, और आदत ना पड़ती है वो नॉन नार्कोटिक। तो वो सारी डिटेल में पढ़नी है। देन एंटीपायरेटिक, बुखार के टाइम बॉडी टेम्परेचर को डाउन करती है, लाइक एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, संरचनाएं कोर्स में है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बहुत सारा है, एसिडिटी हो गई तो एंटासिड, है ना, एलर्जी हो गई तो एंटी एलर्जिक ड्रग, प्रति एलर्जी औषधियाँ। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन वगैरह का स्ट्रक्चर भी है इसमें। देन औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया, तो बच्चों जो भी ड्रग्स है हमारी बॉडी में जाके बायोमोलिक्यूल, है ना, पिछला चैप्टर पढ़ा था जैव अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड, ये इन पे ही जाके अटैक करती है और इन्हीं से क्या करती है, हमारी बॉडी ठीक होती है ना। कुछ ये ऐसा क्या कर लेती है कि हम दवाई लेते ही ठीक हो जाते हैं। तो वो इंट्रैक्शन, 2 प्रकार का मैकेनिज्म है, वो कोर्स में है। देन विभिन्न वर्गों की औषधियों के चिकित्सीय प्रभाव, ठीक है, तो मतलब पूरी ड्रग्स हमें डिटेल में पढ़नी है। देन भोजन में रसायन, तो भोजन में रसायन क्यों मिलाएंगे, तो 2 वजह है। एक तो भोजन को सुंदर, आकर्षक और क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी लंबे टाइम तक पैकेज्ड फूड है, खराब ना हो, है ना, तो हम फूड प्रिजर्वेटिव, भोज्य परिरक्षक मिलाते हैं। और दूसरा अगर आपने देखा हो तो जो कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जिनको मीठा नहीं, शुगर नहीं खानी है पर मीठा तो खाना ही है, तो आपको पता है आजकल शुगर फ्री, लाइक सुक्रेलोज है, एस्पार्टेन है, नेक्टेरिन है ना। सुक्रेलोज का स्ट्रक्चर आपके कोर्स में, इनमें से कुछ बैन हो चुके हैं तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देन शोधन अभिकर्मक, ये आपको पढ़ना है। ये शोधन अभिकर्मक बच्चों, अच्छा हाँ, क्लिनजिंग एजेंट है, एक्चुअली समझ में नहीं आएगा आपको हिंदी में। शोधन अभिकर्मक मतलब क्लिनजिंग एजेंट, यानी साबुन और डिटर्जेंट। तो साबुन कैसे काम करता है, खारे पानी में साबुन झाग क्यों नहीं देता है। डिटर्जेंट कितने प्रकार के होते हैं, धन आयनिक डिटर्जेंट, ऋण आयनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, है ना। बर्तन मांजने का जो लिक्विड डिश वॉशर होता है ना, द्रव लिक्विड फॉर्म में आते हैं, यहाँ डिटॉल जो आपका लिक्विड फॉर्म में आ रहा है वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट पूरा सिलेबस में लास्ट ईयर 2020 नीट में डिटर्जेंट पे क्वेश्चन था, तो इस चैप्टर को मिस नहीं करेंगे, अच्छा चैप्टर है। तो बच्चों ये है हमारा ओवरऑल सिलेबस जो RBSE ने डिसाइड किया है 2022 के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या क्या आपको पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स।